जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। पहले इन तीनों दुआओं का मतलब, रब्बी ए मेरे रब, इशरह खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, व यस्सिर और तू आसान फरमा दे, अमरी मेरा काम, वहलुल और खोल दे, उक़दतन गिरा, मिल लिसानी मेरी ज़ुबान की, यफ़क़हू वो सब समझ जाएं, कौली मेरी बात को। तो आप लोग अगर एग्ज़ामिनेशन में बैठ के भी इस दुआ को पढ़ेंगे ज़हन में थोड़ा बहुत मतलब रखते हुए, बस वहाँ पर ये साथ सोच लीजिएगा यफ़क़हू कौली के साथ के जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो अगले बंदे की बात समझ में आ जाए। ऑब्वियसली प्रोसेस कहाँ से होना है? दिमाग से होना है। तो जब आप अल्लाह ताला का नाम लेंगे तो इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा अल्लाह ताला की जो रहमत है वो आएगी और वो चीज़ें याद भी आ जाएंगी जो भूल गई हैं। दुआ पढ़ें और वो इंशाल्लाह चीज़ क्या हो जाएगी? आ जाएगी। अमरी मेरा काम, काम के अंदर हर चीज़ शामिल है। जो सा भी काम हम शुरू करें, अगर इस दुआ को पढ़ लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला क्या करेगा? आसानी पैदा करेगा। रब्बी ए मेरे रब, यस्सिर तू आसान फरमा दे, वला तो अस्सिर और तू इसमें मुश्किल ना डाल, व तम्मिम बिल खैर और तू इसे मुकम्मल फरमा दे खैर के साथ, वाबी का नस्ताइन और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी मैं असअलुका सवाल करता हूँ, इल्मन नाफ़िअन ऐसे इल्म की जो नफ़ा बख्श हो, व अमलन और ऐसा अमल, मुतक़ब्बलन जो मकबूल हो, व रिज़्क़न तय्यबा और ऐसा रिज़्क़ जो पाक तय्यब हो। तो हमें ये दुआएं रूटीन में से कहते हैं पढ़ाई करते हुए भी मांगनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम हासिल कर रहे हैं वो तमाम दुआओं में मौजूद है। यहाँ पर कोई भी काम है उसकी आसानी की दुआ है और उसमें मुश्किल ना हो उसकी दुआ है, और यहाँ पर भी अपने कामों की दुआ है कि वो काम क्या हो जाए? आसान हो जाए। चलते हैं जी। ये वो QR कोड है जिसके अंदर मैंने पिछले सेशन में भी ड्राइव के अंदर चीज़ें ऐडअप कर दी थी। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह इसी के अंदर मैं ऐडअप कर दूंगा। जिनके पास कोई वो मौजूद है स्कैनर तो वो स्कैन कर सकते हैं। मैं इसी के अंदर ही, इसी ड्राइव के अंदर, पिछला सेशन जो ICAP का सेशन हुआ था वो भी यहीं पर स्लाइड्स मौजूद हैं और अब वाली भी स्लाइड्स में यहीं पर रख दूंगा इंशाल्लाह। नया मैंने कोई नहीं बनाया, इतना टाइम नहीं मिला कि मैं नया QR कोड बनाता और नया ग्रुप वगैरह बनाता। ठीक, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये भी स्प्रिंग 24 के सेशन में बनाया था। आप उसी में ही चले जाएंगे। ICAP का जो बनाया था R1 का, इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप क्यूरीज पूछ सकते हैं फ्यूचर में भी टिल दी एग्जामिनेशन। बाद में भी जब ये ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके ग्रुप में क्यूरीज पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह
मैं ख़ुद आंसर करूँगा टिल दी एग्ज़ाम डे। कोई और भी आंसर करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं चांसेस यही हैं कि मैं आखिरी महीने में बहुत अच्छा सा रेस्पॉन्स दूंगा। ले जी आगाज़ करते हैं ग्रिड के एनालिसिस से। ग्रिड का पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ग्रिड का नहीं पता होगा आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं जेन्युइनली। 3 ग्रिड हैं। पहले ग्रिड में से आपको 35 से 45 मार्क्स आएंगे, मिनिमम 35 मार्क्स टू बी फ्रॉम हेयर और मैक्सिमम 45 मार्क्स। दूसरा ग्रिड है इंटरप्रिटेशन और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें से 20 से 30 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स यहाँ से आने हैं, मैक्सिमम 30 मार्क्स। और तीसरा ग्रेड है, इसमें मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 मार्क्स यहाँ से आपको आएंगे। अब एक एक ग्रेड में देख लेते हैं क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पेपर पास करने में सबसे छोटा ग्रेड जो है वो सबसे अहमियत का हामिल होता है, सबसे छोटा ग्रेड। रीज़न उसकी कि उसके अंदर कम टॉपिक्स होते हैं और उसी में से ही 1-2 टॉपिक्स में से ही सवाल मस्ट आने होते हैं। तो हम भी ग्रेड बी में देखेंगे पहले कि ग्रेड बी में क्या है। ए बी ओनली 3 थिंग्स। 1 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, दूसरा कैलकुलेटेड इंटरप्रेट रेशोज, तीसरा IAS 33 अर्निंग पर शेयर। खुद सोचकर बताएं कौन कौन से टॉपिक मस्ट हुए। 20 मार्क्स आने। एनी 2 टॉपिक्स आर मस्ट। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को वो उस तरीके से खाते में नहीं लाता। मैक्सिमम मार्क्स जो उसने दिए हैं अभी तक वो 5 मार्क्स दिए, या 8 मार्क्स वाला भी एक सवाल था। एक ट्रू फॉल्स का सवाल आया था, उस वक्त ओपन बुक था हमारा। क्या था? ओपन बुक था, खोल के देख के करने वाला काम था। तो मेरा नहीं ख्याल दोबारा से वो 8 मार्क्स तक इसको लेकर जाएगा, वो 5 मार्क्स से ऊपर नहीं जाएगा। तो एक टॉपिक तो फिर क्या हुआ, IAS 33 मेरे नज़दीक क्या हुआ, मस्ट आना ही आना है। और अगर हम पिछली 4-5 अटैम्प्ट्स उठाकर देखेंगे तो फिर दूसरा ये टॉपिक भी क्या है, मस्ट ही है। तो ये 2 टॉपिक समझ लें आने ही आने हैं, IAS 33 भी और रेशोज़ भी, चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो। 20 मार्क्स कम से कम पूरे करने हैं ना। एक साइड से 12 मार्क्स दे दिए, एक साइड से 8 मार्क्स दे दिए, एक में से 15 मार्क्स, दूसरे में से कम 5, 6, 7, 8 मार्क्स। देख लेते हैं कि जी कितने मार्क्स में हिस्ट्री के अंदर क्या कहानी है। दूसरा स्मॉलर ग्रेड कौन सा है जी? सेकंड वन इज द सी ग्रेड। सी ग्रेड जिसमें से मिनिमम 30 मार्क्स आने हैं। सी ग्रेड आपका IAS 16, आपका IAS 40, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो 20-20 मार्क्स तक के पूछे जा सकते हैं। IAS 36, IAS 20, 23 8-8 मार्क्स से ऊपर नहीं जा सकते हैं। पूरे हो गए 16, 20, 23, 36, 40। अब खुद सोचें 30 मार्क्स मिनिमम आने हैं, कहाँ कहाँ से पूछेगा? जस्ट आप पेपर बना रहे हों तो कहाँ से बनाएंगे? IAS 16 और 40 को आप मिक्स कर देंगे, 20 मार्क्स हो गए। और इसका मतलब है बाकी तीनों टॉपिक्स भी मस्ट टेस्ट करेंगे तो फिर 35 पे पहुँचेंगे। ऐसे ही है। या फिर आप कोई और टॉपिक मिक्स कर देंगे तो फिर भी बाकी 2 टॉपिक्स जो रह जाएंगे उनको भी टेस्ट किसी ना किसी तरीके से करेंगे। मिनिमम 30 मार्क्स तो उसने पूछने ही पूछने। और रफली ऑन एवरेज अगर हम देखें तो इसमें से अराउंड 35 मार्क्स तो पूछ रहा है, 35-36 मार्क्स के ऊपर वो जा रहा है। तो इसका मतलब कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो वो ना पूछे, जिसको वो टेस्ट में ना लेकर आए। तो रेशोज भी मस्ट हो गया, अर्निंग पर शेयर भी मस्ट हो गया, IAS 20, 23, 36, 40 एंड IAS 16 ये भी मस्ट हो गए। सिलेक्टिव स्टडी की गुंजाइश निश्ता। कौन सा ग्रेड रह गया? ए ग्रेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक आसान तरीन टॉपिक।
एक ज़माना था जब ये 8 मार्क्स का रखा हुआ था उसने, और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद एंट्रीज थी एंड नथिंग एल्स, या थोड़ी सी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आराम से मिक्स हो सकता है विद IAS 8, और ये दोनों भी आराम से मिक्स हो सकते हैं विद IAS 33, अगर कोई मिक्सिंग करना चाहे तो। एक दफ़ा हो भी चुका हुआ है आपके लेवल पर, एक दफ़ा R2 के लेवल पर। 2 क्वेश्चन मौजूद हैं हमारे पास, इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। तो ये एक आसान तरीन टॉपिक, लेकिन अब उसने इसको 20 मार्क्स तक ले गया है। दूसरा टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है और ASNPO है, जो बड़ा सवाल आ सकता है। अब आप खुद सोच कर बताएं कितने मार्क्स लेने हैं मिनिमम? 35। छोटे टॉपिक कौन कौन से हैं? करेक्शन ऑफ एरर, ये तो हिस्ट्री के हिसाब से मस्ट टॉपिक है। एज पर हिस्ट्री करेक्शन ऑफ एरर में से उसने सवाल देना ही देना है, और उसके अंदर उसने ITA के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक टेस्ट करने हैं, जिसे हम बिल्कुल क्या करते हैं, भूल कर बैठ जाते हैं, हमने तो पास कर लिया, अब उसकी तो कहानी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यही कहते हैं ना हम लोग कि हम तो सीनियर हो गए हैं, लिहाजा अब सीनियर को जूनियर्स वाली चीज़ें थोड़ी पढ़नी चाहिए, हम ये सोचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और पेपर में वही चीज़ें आ जाती हैं। ख़ास तौर पे इस टॉपिक में पूछ रहा है। IAS 8 हो गया, और एक ये जस्ट कैश फ्लो की कुछ इन्फॉर्मेशन है, यूज़फुलनेस, ये 8 मार्क्स की उसने अलहदा से करके लिखी हुई है, कभी नहीं आई, 2 पेजेस हैं, जस्ट थ्योरेटिकली पढ़ने वाली बात है। बात क्लियर हो गई? कैश फ्लो के चैप्टर के अंदर तकरीबन बिल्कुल एंड पर मौजूद है, 1 से 2 पेजेस। नेवर एवर टेस्टेड, माइट बी टेस्टेड, कभी हो जाए कभी ना भी हो तो कोई पता नहीं। इसमें से खुद पेपर बनाकर बताएं कि आपका टॉपिक का आपको करने चाहिए। 35 मार्क्स इसमें से सिलेक्ट करने हैं। स्टूडेंट ये काम करता है कि इस दफ़ा ये टॉपिक आ गया, अगली दफ़ा नहीं आएगा। खुद टेस्ट करके बताएं, 35 मार्क्स आपने पूरे करने हैं, कहाँ से पूरे करेंगे? ASNPO देंगे 15 नंबर, चलें। और करेक्शन ऑफ एरर 8 मार्क्स पूरे पक्के, कितने हो गए? 15 जमा 8 23। अच्छा आगे चलें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पिक कर लेंगे, कितने मार्क्स? 8 9, चलें 30 हो गए। स्टिल कैश फ्लो मौजूद है, कम से कम 5-7 मार्क्स उसने देने ही हैं। 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, मीन्स कह सकता हूँ सिलेक्टिव स्टडी की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई ये सोचता है ना कि जी इस दफ़ा ये टॉपिक टेस्ट हो चुका है, अगली दफ़ा नहीं होगा, तो वो अपनी किताबों में से इस चीज़ को क्या कर दे, ख़त्म कर दे, अगर उसने आसानी से पास होना है। अपनी किताबों में से इस डिक्शनरी में कि ये वाली चीज़ इस दफ़ा टेस्ट होगी, अगली दफ़ा उम्मीद है कि नहीं होगी, ये इस चीज़ को क्या कर दें, आप निकाल दें। हाँ, आप जजमेंट थोड़ी बहुत कर सकते हैं कि पिछली दफ़ा कैश फ्लो नहीं आया, इस दफ़ा कैश फ्लो आएगा। ASNPO पिछली दफ़ा आ गया था, ASNPO का सवाल शायद थोड़ा सा स्मॉलर हो जाएगा, ये आप ज़रा सा ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक टॉपिक को छोड़ दूँ या तैयारी ही ना करूँ। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो सोचना बंद कर दे। वो पुराना ज़माना था जब ऐसा हुआ करता था, टॉपिक इससे कहीं ज़्यादा थे, 3-4 टॉपिक मज़ीद एडेड थे, और ग्रिड एक अलग तरह से डिज़ाइन था, पेपर भी अलग तरह से डिज़ाइन था। तो तब हमें कैश फ्लो का सवाल एक शॉर्ट सवाल नज़र ही नहीं आता था, सारे सवाल 15 मार्क्स के होते थे, एक अटेम्प्ट में आता था, एक अटेम्प्ट में दूसरा आ जाता। अब उसने ऐसा डिज़ाइन कर दिया कि उसने 3 क्वेश्चन देने हैं हैवी, 15-17 मार्क्स के, 50 मार्क्स उसने रखे हैं अलहदा, और बाकी 50 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में देने। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कैश फ्लो में से MCQs आ रहे हों, 5-5 मार्क्स के MCQs आ रहे हैं। अगर नहीं पूछता तो
घुसा देता है एमसीक्यूज के अंदर, 5-5 मार्क्स एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेता है। फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के टिक लगा के साइड पे हो जाते हैं। ABC लगाया, किसी के तुक्का सही लग गया, किसी का नहीं लगा, तो खुदारा क्या कर लें, पढ़ लें, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो क्या होगा, इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाएगा। ये है जी ग्रिड एनालिसिस जो आ चुके हुए हैं, और साथ मैंने अपनी हल्की सी एक्सपेक्टेशन लिख दी है, हल्की सी, नॉट कंक्लूसिव। ठीक है जी। लें जी, ग्रिड बी को पहले देखते हैं, हिस्ट्री में क्या रहा है। ये आखिरी को छोड़ दें ज़रा, यहाँ पर लाइन लगा देते हैं हम कि इससे राइट देखना है हिस्ट्री को। क्या कभी रेशो एनालिसिस पिछले 4-5 अटैम्प्ट्स में ऐसा हुआ हो जो ना आया हो? 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 11, 15 हैवी मार्क्स, हैवी क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। कभी IS 33 ना आया हो? मस्ट हो गया कहानी जी, वेलकम। IS 16 इसकी बड़ी मिक्सिंग है, तो मैंने कोशिश किया थोड़ी सी मिक्सिंग अलग-अलग से लिख दूं। ये IS 16 यहाँ तक चल रहा है, वो मिक्सिंग मुख्तलिफ अंदाज से कर रहा है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस काफ़ी अरसे बाद जाके आ रहा है, जस्ट IS 16 को ही फिट इन करता है, दूसरे के साथ मिक्सिंग नहीं है। IS 16 और 40 अब उसका फेवरेट हो गया है, एक आधी अटैम्प्ट के अंदर देता है, फिर गायब करता है, फिर दे देता है। IS 16, 23, 20, 40, 20 को ये पता नहीं है। 23 और 20 15 मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता किस टॉपिक को वो मिक्स करता है, किसको नहीं मिक्स करता। मैं खुद जब हर टॉपिक को मिक्स कर सकता हूँ तो वह भी किसी भी टॉपिक को उसके साथ हम कर सकते हैं। सारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं, सारे के सारे टॉपिक्स। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 5 मार्क्स 13 मार्क्स, उससे पीछे उसने नहीं पूछे, अब उसका रुझान हो गया है। उससे पहले कुछ अरसा पहले तो वैसे ही 8 मार्क्स तक का था IS 40, अब कहीं पे जाके कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का हो गया। अब वो इसके ऊपर सवाल भी अच्छे बनाना शुरू हो गया है। IS 20 एग्जामिनर फेवरेट फॉर थ्योरेटिकल पर्पसेस। समझें कि हर अटेम्प्ट में उसने थ्योरी आपसे यहाँ से पूछनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछना है उसने। उसका फेवरेट एरिया IS 20 है, जहाँ से वो थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछता है। बोरिंग कॉस्ट या तो मिक्स होगा या फिर इंडिपेंडेंटली सवाल दे देगा। इम्पेयरमेंट ज़्यादातर MCQs नज़र आते हैं, मिक्सिंग हल्की सी कम नज़र आती है, इंडिपेंडेंट सवाल भी थोड़ा सा कम ही नज़र आता है, MCQ ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं। लें जी, कौन सा ग्रेड रह गया? पहला स्टेट मिक्स क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का विद ओनली IS 8, फिर IS 16, 20, 8, 36 इकट्ठे मिक्सिंग कर दी उसने। रिसेंट अटेम्प्ट में स्प्रिंग 24 की बात हो रही है, ये ऐसे चल रहा है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इंडिपेंडेंट कोई MCQs टाइप ही है, या बहुत पुराने ग्रेड के अंदर कहीं पे जाके ये, या बिल्कुल पुराने ग्रेड के नज़दीक एक शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आता है हमें। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये जो शॉर्ट 3 और 5 नज़र आ रही हैं MCQs हैं, या पूरा सवाल या फिर MCQs में घुस जाता है। अब हम जजमेंट ही कर सकते हैं कि पिछली दफ़ा नहीं आया या शॉर्ट आया, तो अब क्या है, एक हैवी क्वेश्चन आ जाएगा, उम्मीद है। AS&PO मेरे नज़दीक वो छोड़ेगा नहीं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर रहा है। जब भी उसने कैश फ्लो का हैवी क्वेश्चन भी दिया है, फिर भी वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर रहा है।
कभी भी उसने एक हिसाब से एक आधी अटैम्प्ट है जिसमें उसने छोड़ दिया, अदरवाइज़ वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर 8, 9, 10 मार्क्स के ऊपर रहा है, लिहाजा उसका छोड़ना बिल्कुल भी नहीं बनता। करेक्शन ऑफ एरर इज फेवरेट, आना ही आना। क्लियर हो गई कहानी? कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई पूछना चाहे तो। अगर कोई जहन में बनाकर बैठा हुआ था ना, मैं ये टॉपिक छोड़ दूंगा, ये टॉपिक कर लूँगा, पिछली दफ़ा ये आ गया था अब ये आएगा, तो वो ये वाली जजमेंट करना छोड़ दे। तमाम सब्जेक्ट्स में ये अब पेपर का डिज़ाइनिंग ऐसी हो गई, R1 में भी ऐसे ही है, R2 में भी ऐसे ही है, CMA में भी ऐसे ही है, मुझे एटलीस्ट इन तीनों का पता है। MFA में भी तकरीबन ऐसे ही है। ठीक, लिहाजा आप लोगों ने जब जब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो सही तरीके से पढ़ने हैं। स्प्रिंग 24 ये एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह हैं, उनमें से थोड़ी बहुत रीजनिंग आपके सामने रखूँगा, फिर हम अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। पिछली 5-6 अटैम्प्ट्स में हमारा रिजल्ट एवरेज यही चल रहा है, 28%, 27%, 26%। रीज़न क्या है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी सही तरीके से स्टडी नहीं करते। ठीक है, और एक बड़ी रीज़न फेलियर की एग्जामिशन वाले स्टूडेंट्स अभी तक चल रहे हैं, जिन्होंने PRC की एग्जामिशन ली थी। PRC जब शिफ्ट हुआ था और उस वक्त ITA एग्जाम्ट हो गया था, तो जिन्होंने ITA नहीं पढ़ा वो अभी तक क्या हो रहे हैं, रगड़े खा रहे हैं। मीन्स फाउंडेशन है ही नहीं। जो फाउंडेशन नहीं है, जनरल एंट्रीज नहीं आती हैं, तो फिर क्या है, काम गड़बड़ है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पास ही नहीं हो रहे, पास हो रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज वो कम पास हो रहे हैं। इतने परसेंट बच्चे थे जिन्होंने इन सवालों में नॉट अ सिंगल मार्क्स लिया। मीन्स इन 3-4 क्वेश्चन के तो वैसे ही इग्नोर किया है तकरीबन 25-30% बच्चों ने। समहाउ इसमें कोई बहुत बड़ी रीजंस नहीं लिखी हुई थी। ऑटम 23 इसमें कुछ रीज़न मिलती हैं जो रेड में हैं मेजरली। वंस अगेन यहाँ पर भी क्या है, एग्जामिशन वाली कहानी, फेलियर की एक बहुत बड़ी रीज़न। एक चीज़ ये वो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, सेलेक्टिव स्टडी, ये उसको भी नज़र आती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और कुछ क्वेश्चंस में बिल्कुल ही निल परफॉर्मेंस। 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, येट फेस चैलेंजेस इन सिक्योरिंग सैटिस्फाइंग मार्क्स टू पास। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन बाकियों में नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करता होता हूँ। 2 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 20 मार्क्स का ही पेपर आना है, 50% पास होने हैं। एक स्टूडेंट कहता है मैंने बहुत अच्छा सा एक सवाल करना है बस, वो 10 में से 10 नहीं ले पाता, 10 में से 9 ले पाएगा, 8 ले पाएगा। जबकि दूसरा बच्चा है वो कहता है यार मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा आता है, वो दोनों 50-60% कर जाता है। दोनों में से एक में से 5 मार्क्स ले लेता है, एक में से 6 मार्क्स ले लेता है और पेपर पास कर लेता है। तो एग्जामिनर 12 दफ़ा ये कह चुका हुआ है, हमें बता चुका हुआ है कि वो वाले स्टूडेंट्स जो एक सवाल छोड़ देते हैं, कह लें 20 मार्क्स का सवाल छोड़ देते हैं, उनकी चांस ऑफ पासिंग 20% रह जाती है। मीन्स उनमें से पासिंग रेशो जो है 20% है, और जो सारे सवाल कर लेता है उनकी चांस ऑफ पासिंग क्या है, 70%, 80%। उसमें से 20-30% फेल होते हैं मुकम्मल पेपर करके। और जो एक सवाल छोड़ देता है
मीन्स 80 मार्क्स का सवाल करता है, तो फिर उनकी अक्सर औकात जो मार्क्स आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं 42, 44, 46, 47। ये वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो बेचारे पेपर आने के बावजूद क्या होते हैं, फेल होते हैं, जस्ट बिकॉज कि पेपर आते हुए भी सही तरीके से टाइम मैनेज नहीं करते। तो आपने क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना सीखना है। उसका बेहतरीन तरीकाकार एक छोटा सा है कि रीसेंट अटैम्प्ट की 4 अटैम्प्ट्स उठा लें। कितनी अटैम्प्ट्स? 4 अटैम्प्ट्स उठा लें रीसेंट, और सुबह 9:15 बजे बैठ जाएं। उठना कितने बजे है? 12:15 बजे। 9 बजे बिल्कुल उस टाइम पे, राइट उस टाइम पे बैठ जाएं पेपर करने। और अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने 3.25 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, भले पहले से किया हुआ है, नो टेंशन। ठीक, हमारा सीएम में एक कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व का। वो क्या कहता है कि आप जब आप लर्न करते हैं, आहिस्ता 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 आप लर्न करते रहते हैं, आपका जो एवरेज टाइम है वो कम होता रहता है। ठीक, जब आपका एवरेज टाइम कम होता रहता है तो जब आप पेपर करेंगे, 3-4 पेपर करेंगे, तो जब पेपर में जाके बैठेंगे आप बहुत अच्छा सा पेपर सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि आपकी लर्निंग एक चीज की हो चुकी होगी, आपको मैनेज करना आ गया होगा। ले जी, वंस अगेन क्या रीजन है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बेसिक्स एंड इनएडिक्वेट एग्जाम प्रिपरेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स। बच्चों को अभी तक भी नहीं पता, R1 में भी नहीं पता कि जी क्वेश्चन के फॉर्मेट्स क्या हैं, सवाल को शुरू कैसे करना है, सवाल को एंड कैसे करना है। ऑटम 22 में क्या कहता है जी? वंस अगेन सिलेक्टेड स्टडी। बहुत सारे एग्जामिनर ने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए, कुछ बिल्कुल ही पैथेटिक। Examinees struggle to obtain easy marks available in the paper, which could have been achieved with just basic preparation of the topic. हर क्वेश्चन के अंदर मुश्किल भी चीज़ होती है और आसान भी होती है। हम लोग किसके पीछे पढ़ते हैं? मुश्किल के पीछे पढ़ते हैं। ओ ये तो मुझे आती नहीं है। वही वाली बात है कि हाफ गिलास जो भरा हुआ है उसको नहीं देखना, जो हाफ एम्प्टी है उसको बस सोचते रहना। तो जो सी चीज़ आती है कम खुदारा वो तो कर छोड़ो। हम मुश्किल सोचते रहते हैं, मुश्किल भी नहीं होती और टाइम गुजर जाता है और आसान भी नहीं होती। तो हमेशा पेपर करने का असूल बना लें, सबसे आसान क्वेश्चन सबसे पहले करना है, भले वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, भले वो शॉर्ट क्वेश्चन। इस चीज़ के ऊपर कतन ना जाएं, किसी के कहे पे ना जाएं कि शॉर्ट क्वेश्चन से ही शुरू करना है। क्या शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो सकता? क्या लॉन्ग क्वेश्चन आसान नहीं हो सकता? दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक, जस्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े पहले 15 मिनट्स में। क्या पढ़नी है? सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़। आपको पता है आपका टॉपिक किसके ऊपर ग्रिप ज्यादा अच्छी है, कौन सा आपका फेवरेट टॉपिक, उसको थोड़ा सा क्या करें, उस क्वेश्चन को ज़रा सा गो थ्रू करें। अगर लगता है आसान तो उसको मार्क कर लें कि ये पहले नंबर पर है। अगर लगता है मुश्किल, नहीं यार ये तो इसके अंदर टेक्निकलिटी ज़्यादा लग रही हैं, तो फिर दूसरे आसान टॉपिक के ऊपर चले। लेकिन स्टार्ट करें आसान। जिन्होंने पहले कभी पेपर दिया है कैफ लेवल का, पीआरसी तो को पता है, टेंशन ही कोई नहीं ना होती। एमसीक्यू गए, एमसीक्यू स्टॉक को टिक किया और पेपर पास करके आ गए। जिन्होंने कैफ के पेपर दिए हैं वो शायद ये जानते होंगे कि जब आप जाकर बैठते हैं तो आपको ये ऐसे लगता है कि जी आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ वाश हो जाता। लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना सवाल, तो फिर वो क्या होता है, बैक एंड से माइंड में आना शुरू, ऐसे ऐसे आता है, निखर निखर के आना शुरू होता है। अब सिर्फ लिमिटेड आना शुरू होता है, जो सा रेलेवेंट क्वेश्चन है उस हद तक आता है।
गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, जब बाइक स्टार्ट करते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे, पहले क्या होती है, वो गर्म होती है, थोड़ी देर उसे गर्म करना पड़ता है, फिर वो सही तरह से रनिंग करती है। पहले चौथे गियर में चली जाती है या पहले पांचवें गियर में लगती है? पहले गियर में लगती है, स्लो होती है, फिर दूसरा गियर और तेज, फिर तीसरा गियर और तेज। यही हाल हमारा दिमाग का होता है, खासतौर पे पेपर में। पहले हम सलफ मारते हैं, फिर वो स्टार्ट होती है, पहले गियर में डलती है। आपको पहला सवाल करने में हो सकता है ज़्यादा टाइम लगेगा, जो ड्यू टाइम है, दूसरा सवाल करने में उससे कम टाइम लगेगा। लेकिन जब आपका 1 घंटा गुजर चुका हो ना, तब आपको क्या हो चुके होना चाहिए, 5वें गियर में पहुंच चुके होना चाहिए। अब 5वें गियर से वापसी नहीं है, ब्रेक नहीं लगनी, मोटरवे पे चलना है आप, ठीक, पेपर करके फिर उठना है। हाँ, दरमियान में ज़रूर आप टोल प्लाजा पे रुक सकते हैं, कोई रेस्ट करने के लिए रुक सकते हैं, कोई रिलैक्स करने के लिए वॉशरूम जा सकते हैं, कोई 2-1 मिनट आंखें बंद करके सुकून कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ में मौजूद है। लेकिन गाड़ी गर्म है, ठीक है, अब दोबारा से सलफ लगेगा तो फौरी तौर पे चलेगी भी, और वो स्पीड में 5वें गियर में दोबारा से चली जाएगी। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। स्प्रिंग बाइस, क्या सब जगहों पे सिलेक्टिव स्टडी की कहानी है? और ये वो वाली बात आ गई कि स्टूडेंट्स कुछ एरियाज़ को स्टडी करते हैं और छोड़ देते हैं कुछ को, कि शायद इसकी क्या है, लीस्ट पॉसिबिलिटी है ऑफ बीइंग एग्जामिनेड। हम छोड़ देते हैं, खुद छोड़ते हैं, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारते हैं, जो आपने नहीं मारना, खुदा रहा। ले जी, कुछ समरी में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर नहीं करते, जनरल एंट्रीज अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, लैक ऑफ कम्प्रीहेंसिव स्टडी है, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, इनएडिक्वेट प्रैक्टिस रखते हैं। अक्सर औकात हमें मैसेजेस आते हैं, सर लेक्चर ले लिए हैं, प्रैक्टिस कोई नहीं की। क्या अब हो सकता है, एक ये मैसेज आता है, एक ये मैसेज आता है, सर 30 लेक्चर रहते हैं, क्या अब भी पॉसिबल है? ओ भाई, खुदारा पढ़ लो, हर चीज़ पॉसिबल है आपके करने से है, ठीक है। पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड लॉन्ग कैलकुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, अक्सर स्टूडेंट्स बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यही एग्जांपल एग्जामिनर ने दी थी, उसने कोई 2017 में एक पब्लिक किया था कि स्टूडेंट की फेल होने की रीज़न्स। वो तो नहीं मेरे पास रहा, तो गायब हो गया, पता नहीं कब कहाँ पर डिलीट हो गया, लेकिन उसने दी थी और उसने मिसाल दी थी डेप्रीसिएशन की अंडर रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों से मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग कैसे वर्किंग करते हैं। एक अदद एसेट है जो बाय किया था 1 अप्रैल 2015 को और ये डिस्पोज ऑफ हुआ है ऑन 1 जून 2019 को। कॉस्ट इसकी थी ₹500 मिलियन और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड था 20% और ईयर एंड है जनाब 31 दिसंबर 19। जर्नल एंट्री बनानी है जी, आपने क्या बनानी है? जर्नल एंट्री बनानी है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बनाएं, देखते हैं कौन कितना टाइम लगता है। टाइम स्टार्ट अभी कर देते हैं। जर्नल एंट्री बनानी है, इट्स अप टू यू, क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने तो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री बनानी है। क्या डिस्पोजल की क्या करनी है? जर्नल एंट्री बनानी है।
टाइम हुआ है 9:42। ये हुआ स्टार्ट टाइम। मैं जस्ट आपका देखना चाहूंगा कि आप लोग कैसे काम करते हैं। इतना तो आता होगा ना। IS 16 तो तकरीबन कमोबेश 80-90 लेक्चर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा यार, मैं डिस्पोजल भी बता देता हूँ कितने में बेचा है। डिस्पोज ऑफ ऑन 1 जनवरी फॉर ₹200 मिलियन। ये लें, 200 मिलियन का हमने बेचा है। आसान सा सवाल है। घर में बैठे हुए बच्चे भी कर लेना। वर्किंग भी तो लिखो। एग्जामिनर को क्या बताओगी? ओ वेल डन, बड़ा स्पीडी बच्चा है माशाल्लाह से। एक एडी एंट्री चलिए चेक करते हैं, अभी पता चलेगा। अभी पता नहीं 500 जो 75 लस कीते हैं। अच्छा ठीक है। ये इनटू 20% साथ लिख के 272 क्यों लिखा हुआ है? हाँ, वर्किंग कुछ लिख रहे हो और आंसर कुछ लिख रहे हो। आंसर WD भी लिख रहे हो। हाँ, तो एग्जामिनर को बस बताना होता है। हाँ, अपने माइंड के लिए ना, सिर्फ नहीं, अपना माइंड नहीं चलाना होता, साथ साथ क्या करना होता है। हाँ हाँ, ओ वेल डन, ज़बरदस्त। बड़ी स्पीड है माशाल्लाह से। गुड, वेल डन। एंट्री किधर है? तो एंट्री बनाओ ना। मैं रिक्वायरमेंट एंट्री और तुम डिस्पोजल अकाउंट बना दो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। एक ही बनाए, ये क्या किया है? ये कैसे बनाई है? अच्छा, कैसे निकाली है? अच्छा चलो ठीक है, पता नहीं मुझे क्या पता, मैंने तो ऐਵੇਂ ही अभी से ही सवाल लिख दिया था। ये तो मेजोरिटी बताएगी। अब मुख्तलिफ टाइमिंग है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की। हाँ जी,
एंट्री एंट्री कितने एंट्री वो पता नहीं है की कहानी करता पाया मुंडा इन्ना स्लो एवं नहीं एग्जामिशन वाले फेल हो जाते लें जी मैं एंट्री यहीं भी पास कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। एंट्री कैश आया, कैश क्या हुआ डेबिट। काइंडली खुदारा जब आप एग्जामिनेशन में कर रहे हो ना तो ये दो कॉलम बना लिया करें डेबिट एंड क्रेडिट के। 1 जून को आप बेच रहे हैं, 1 जून 19 यानी कि आपने 31 मई 19 तक की डेप्रिसिएशन करनी है। कैश डेबिट 200 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आउट होगी वो भी डेबिट होगी, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट होगी, गेन या लॉस क्या हो जाएगा बैलेंसिंग आ जाएगी। एसेट की कॉस्ट है 500, यू हैव टू फाइंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर दैट। और आपको चाहिए क्या चीज़ WDV चाहिए इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो WDV आप लोगों ने जैसे भी बनाई है 501 माइनस रेट है 20%, ज़रब क्या चीज़ है कितने महीने पहले साल के 9 मंथ्स, 9/12 कौन सा साल हो गया एक पहला साल था 15, 1 माइनस 0.2 16, 1 माइनस 0.2 17, 1 माइनस 0.2 18, 1 माइनस 0.2 इंटू 5/12 19। यह मोस्ट स्पीडी वर्किंग ऑफ दी WDV। डायरेक्ट WDV आएगी, कैलकुलेट आप करेंगे ऐसे, पहले साल में 500 ज़रब ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 0.2 इंटू 9/12, ये पहले साल की आ गई WDV इंटू 0.8, 1 माइनस 0.2 कितने होते हैं 0.8, 1 साल 2 साल 3 साल, रेज टू पावर दे दें इसकी 3, बाहर आ जाएं, मल्टीप्लाई बाय, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कर दें 1 माइनस 0.2 इंटू कितने महीने 5/12। ओह किधर पॉइंट नहीं लगाया, पहले वाले में पॉइंट नहीं लगाया, 1 माइनस 0.2 लें जी 199.46 या अराउंड 200 के आ गई आपकी WDV। 199.46 WDV आई है, मुझे नहीं पता किसकी कितनी आई है, मेजॉरिटी की यही आई होगी, होप सो। 15 के कितने महीने 9, 16, 17, 18 मुकम्मल, और 19 के फिर कितने महीने 5। ईयर एंड 31 दिसंबर, ईयर एंड 31 दिसंबर 19, 199.46, तो ये आपकी आ गई WDV। पुत्र जी कि मैं 195 कैसे कैसे तो 6/12 यकम जून को अगर तुम 6/12 कर लोगे तो फिर तो गलत होगी ना, 5 महीने लगने हैं, 31 मई के ऊपर जाना है। अब 1 महीना आपने खुद ज़्यादा लगाया, मैंने थोड़ी किया है, मैंने तो यकम जून लिख कर दिया था, जो एग्जामिनर करता है मैंने तो वो लिख कर दिया था आपको, वैसे ही डिस्पोजल उठा कर दे देता। ये तो आपने सोचना था ना बेटा। 199.46, 500 माइनस 199.46, ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी 300 समथिंग, 300.554, और आपका 200 वाली चीज़ 199 वाली चीज़ 200 में बिक जाएगी तो गेन आएगा 0.54 का। ये थी जनरल एंट्री, मीन्स कोई गेन कोई लॉस नहीं निकला एक हिसाब से। मैंने कोई खुदारा कोई रट्टा लगा के नहीं आया हुआ था, मुझे नहीं पता था क्या गेन आना है क्या लॉस आना है, लेकिन
आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो टेबल ही बनाते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में जो कोई 25% बच्चे होंगे वो ज़रा स्पीडीली, बड़ी स्पीड में वर्किंग करेंगे। उनको कोई इतनी टेंशन नहीं है कि ऐसे वर्किंग हो या वैसे वर्किंग हो। लेकिन एग्जामिनर ने एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल दी थी 2017 में रीजन ऑफ फेलियर्स में। उसके बाद से मैंने पढ़ाना इस अंदाज में शुरू कर दिया कि जनाब बच्चों का टाइम क्या है, बहुत कीमती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ने एक हिसाब से पेपर में आना ही आना है और डिस्पोजल ने भी आना ही आना है। एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा आया करती थी, अब ज़रा कम हो गई है। तो ये ज़रा सा शॉर्टकट है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ। WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम एंड सो ऑन। जितने साल उतने 1 माइनस रेट इंटू टाइम करें, आपकी WDV आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक, बात क्लियर हो गई? तो ये डायरेक्टली जंप इन भी किया जा सकता है और एक छोटी सी टेबल जो बनाते हैं, अगर आपको करंट ईयर की डेप्रीसिएशन चाहिए तो आप इसी चीज़ को थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। WDV ओपनिंग डेप्रीसिएशन, WDV एट टाइम ऑफ डिस्पोजल। क्योंकि अक्सर औकात उस साल की क्या बनानी होती है, डेप्रीसिएशन भी बनानी होती है, तो आप डायरेक्टली 500 1 माइनस 0.2 इंटू 9/12 इंटू 1 माइनस 0.2 1 माइनस 0.2 1 माइनस 0.2 तक करके WDV ओपनिंग पर पहुंच जाए उस साल की, फिर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दें और फिर WDV डिस्पोजल पर पहुंच जाए। ये हल्की सी एक लाइन आपकी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन डेप्रीसिएशन पहले से कैलकुलेट हो जाएगी। इस सूरत जस्ट आपने डेट्स देखनी है। इसमें डेट बनेगी 1 जनवरी 19 या फिर 31 दिसंबर 18, और ये डेप्रीसिएशन बनेगी 31/5/19 और 31/5/19 पर WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल निकलेगी। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपने कितनी स्पीडीली वर्किंग करनी है। एग्जामिनर के मुताबिक यही तरीक़ाकार है कि हम लोग कुछ लॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से और टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फेल होते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी टिल नाउ? ऐसे मुझे बता दें क्या आती है, नहीं बताना? ये लें, मैं ख़ुद बता देता हूँ। यहाँ तक वर्किंग करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 217.6। 217.6 के ऊपर 0.2 इंटू 5/12 आप करेंगे डेप्रीसिएशन, और ये बनेगी 18.13, और वंस अगेन आप पहुंच जाएंगे 199 पॉइंट समथिंग पे, 199.47। माइनस ही वैल्यूज़ फ़र्क आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक आपका एक और शॉर्टकट है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलें जी, अब बात करते हैं आपको रिवाइज़ कैसे करना है। क्या अब आपको टॉपिक का मसला है कि आपको एक टॉपिक आता है कि नहीं आता, या एक टॉपिक दूसरे में अगर कोई मिक्स हुआ है थोड़ा बहुत तो वो कोई मसला है? अब तो वो मसले ख़त्म हो गए हुए हैं ना। मसलन आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करते करते क्या आप IAS 8 ही कर लें तो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हो जाएगा, मोर और लेस हो जाएगा ना, हो जाएगा। बस आपको तो जनरल एंट्रीज आनी चाहिए स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी और कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो आप इसका मतलब IAS 8 पहले शुरू कर सकते हो ना स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी किए बगैर। ये तो प्रॉब्लम नहीं है सर, ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें, ग्रिड वाइज रिवाइज करें। क्या करें, ग्रिड वाइज रिवीजन करें।
स्मॉलर ग्रेड पहले, लेंथी ग्रेड बाद में। रीज़न वंस अगेन वही वाली कॉन्फिडेंस आएगा। आपने एक ग्रेड कर लिया, इट मीन्स आपने क्या कर ली, 20 मार्क्स की तैयारी कर ली। दूसरा ग्रेड कर लिया आपने, 30 मार्क्स की तैयारी कर ली। ठीक है, ले जी, मेरे नज़दीक आपको स्टार्ट करना चाहिए ग्रेड बी से। रेशो करें, अर्निंग पर शेयर करें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को थोड़ा बहुत कर लें, क्योंकि थ्योरी में मुझे पता है आप लोगों ने ज़्यादा हाथ नहीं डालना, आपने क्या ना बिस्मिल्लाह पढ़ के कर लेंगे। ग्रेड सी, उसके बाद रिवाइज करें, 20, 23, 36 छोटे टॉपिक से शुरू कर लें, IS 20 से शुरू कर लें, 20, 23, 36, 40, फिर IS 16 कर लें, फिर मिक्स क्वेश्चन कर लें सारे, फिर एंड पर आ जाएं ग्रेड ए में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी IS 8 को, उसके बाद जो IS 33 कर लिया हुआ है उसके साथ भी मिक्स करके एक दफ़ा कर लें, एक आधा सवाल जो है वो कर लें। कैश फ्लो, AS&PO, एरर करेक्शन, इसमें अपनी तरतीब से कोई मसला नहीं है, क्या पता आप एरर पहले सबसे पहले करना पसंद करें। जो आसान लगता है वो पहले कर लो, जो मुश्किल लगता है लिंगर ऑन कर दो, बाद में कर लो, नो प्रॉब्लम, इस चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन जो मुश्किल लगता है उसके ऊपर टाइम ज़रा सा ज़्यादा रखो, और जो आसान लगता है उसको क्विकली करके साइड पे करो, यस ये रिवाइज हो गया। आप क्या करें, जिससे भी आपने पढ़ा है, क्लास के अपने लेक्चर नोट्स बनाए हुए हैं, लेक्चर नोट्स ओपन करें, एक दफ़ा पूरे लेक्चर नोट्स पढ़ छोड़ें, फिर 2-4 सवाल कर लें। अब सवाल, ये चैप्टर हो गया। स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल कभी ना छोड़ो, जिससे भी पढ़ा है, क्या बोल रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल नहीं छोड़नी। एग्जामिनर क्या कर रहा है, एक एक एग्जाम्पल उठा रहा है और उसमें से पेपर बना रहा है। रिसेंट टाइम में IS 20 में से उसने पेपर बनाया एक एग्जाम्पल उठा के, एग्जाम्पल नंबर 13 थी शायद। उससे पिछली अटैम्प्ट में भी उसने इसी तरह से एक एग्जाम्पल उठाई है और उसके ऊपर पेपर बनाया, तकरीबन रेप्लिका, थोड़ी बहुत तो ट्विस्ट उसका हक है, लेकिन एग्जाम्पल को उठा रहा है, जो चेंजेस आई हुई हैं एग्जाम्पल को उठा रहा है और क्या कर रहा है, वो दे रहा है। तो लिहाजा जिससे भी पढ़ा है, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल अगर उस बुक में मौजूद है तो गुड है, अगर उस बुक में मौजूद नहीं है तो फिर क्या करें, ICAP की बुक मौजूद है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ते जाएं, सॉल्यूशन ज़हन में बनाएं, आंसर देखते जाएं, छोटे छोटे सवालों को ऐसे कर दें, जो बड़े बड़े सवाल हैं उनको कर लें, लाइक कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स को कर लें, और जो दूसरी एग्जाम्पल है छोटी वाली उन्हें जस्ट पढ़ लें। कम से कम कंप्लीटनेस आपकी क्या हो जाएगी, इंश्योर हो जाएगी। और जो नहीं हो रही एग्जाम्पल, उसको क्या करें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, किसी और से पूछ लें, कोई क्यूरीज पूछ लें, मेरे से ग्रुप में पूछ लें, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे पढ़ते हुए लाजमी तौर पर अपने लिए डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट्स को हाईलाइट करें, ताकि रिवीजन करते हुए, आखिरी रिवीजन करते हुए, पेपर में जाने से पहले मुश्किल एडजस्टमेंट्स को आप देख कर जा रहे हों। चलें, सारी बातें ख़त्म, कहानी शुरू करते हैं पेपर पर्सपेक्टिव में रिवीजन के तौर पर। यहाँ तक कोई क्यूरी है आपकी तो पूछ सकते हैं बच्चों, इफ़ यू वांट टू। बोर हो गए हो ना, है ना? चलो अब बोरियत ख़त्म करते हैं, स्टडी का काम करते हैं। पहले एग्जाम्पल करनी चाहिए या पहले पास पेपर करने चाहिए, क्यूरी आई है जी। बेटा एग्जाम्पल पढ़ लें और पास पेपर कर लें, ठीक है? जो सी एग्जाम्पल मुश्किल लगती है उसे कर लें, जो सी आसान है जस्ट क्वेश्चन पढ़ा और उसको आंसर देख लिया, दैट्स ऑल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पहला
कॉलम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, इरडीमेबल आएगा। फिर आएगा शेयर प्रीमियम, ये दोनों हैं और ये तीसरा है, इन्हें कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ये दोनों नहीं, ये तो कैपिटल ही है, ये है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वो होता है जिसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते, जिसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते, बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ नहीं है। और ये दो ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। इनमें से डिविडेंड दिया जा सकता है। शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इरडीमेबल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। ना तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में से डिविडेंड दिया जा सकता है और ना ही शेयर प्रीमियम में से डिविडेंड दिया जा सकता है। तो ये दोनों क्या हो गई, कैपिटल रिजर्व। और जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। आपको 30 जून 23 की क्या आ गई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने को कह दिया। बेटा आप कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल को, आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आई, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कैसे करेंगे? किस में? सारों की फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, कोई तुम्हारी अकेले की थोड़ी है। अच्छा, छुपे रुस्तम बहुत सारे बैठे हैं। अच्छा, नहीं तो तैयारी करनी थी ना जी। क्या मुश्किल है, ये वाला टॉपिक मुश्किल है? नहीं तो कितने दिन लगे रहे बेटा उसके साथ? अच्छा, वो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा चलो चलो ठीक है। मेरे नज़दीक तो पूरे FAR 1 के अंदर सबसे आसान टॉपिक यही है मेरे नज़दीक, स्टूडेंट्स के नज़दीक मुझे नहीं पता। हाँ जी बेटा आप बताएं कैसे शुरू करेंगे। हाँ हाँ ठीक, उसके बाद ठीक है जी बेटा, ठीक है फॉर्मेट बना दिया, उसके बाद ठीक है, जो आसान आसान सा होगा उसे पहले कर लेंगे और जो मुश्किल मुश्किल सा होगा उसे बाद में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आसान चीज़ क्या होती है, राइट इशू और डिविडेंड। बात ये है आप डेट वाइज करेंगे, क्या करेंगे, डेट वाइज करेंगे। ये वाला टॉपिक डेट वाइज होने वाला है, डेट की तरतीब से देखेंगे फिर चलेंगे, बगैर तरतीब के ये वाला टॉपिक नहीं होना। हाँ, अगर IAS 8 की कोई एडजस्टमेंट आ गई तो आप उसे आंखें बंद करके साइड पे रख सकते हैं, उसे साइड पे रख दें, पहले डिविडेंड्स और शेयर इशू वगैरह वो कर दें और बाद में IAS 8 की एडजस्टमेंट को डील कर लें। ये इसका आसान तरीन तरीकाकार है इसको डील करने का। समहाउ डेट की बात आई है तो पहले डेट्स की बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड्स हैं, दो किस्म के डिविडेंड, एक फाइनल और एक इंटरम। ये फाइनल और इंटरम की बेस के ऊपर जर्नल एंट्री नहीं होती है, जर्नल एंट्री होती है कैश या फिर बोनस, कैश या बोनस दोनों हो सकते हैं।
हमारा अगर 2021 होगा तो पहले क्या आएगा, फाइनल डिविडेंड 22 में फाइनल डिविडेंड 21 का आएगा, पिछले साल का फाइनल डिविडेंड, फिर अपने साल का इंटरम डिविडेंड, ये आपके साल के अंदर चीज़ें आएंगी। राइट इशू दरमियान में कहीं पर भी फाल कर सकता है, वो इस जगह पर भी हो सकता है, इस जगह पर भी हो सकता है, इस जगह पर भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है राइट इशू। ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। फाइनल डिविडेंड फिर अगले साल में 2022 का, और फिर इंटरम डिविडेंड 2023 का। जौन सी भी इंफॉर्मेशन होगी 2024 में अगर हमारा फाइनल डिविडेंड 23 का आ रहा है, उसे क्या कर देंगे, काट देंगे। इसी तरह से आपका इंटरम डिविडेंड 21 का जो आ रहा है उसको भी क्या कर देंगे, काट देंगे। ये आपके एरिया से क्या है, बाहर। FD स्टैंड्स फॉर फाइनल डिविडेंड, ID स्टैंड्स फॉर इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होते हैं, ये अनाउंस होते हैं बेस्ड ऑन फुल ईयर्स प्रॉफिट, और इनकी डेट होती है एनुअल जनरल मीटिंग की डेट। एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर मेंबर्स इसको अप्रूव करते हैं, और फाइनल डिविडेंड AGM की डेट पर आता है। और जो इंटरम डिविडेंड है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करती है, ठीक। और इसकी डेट कौन सी होती है, जिस डेट पर वो अप्रूव कर देते हैं वो डेट आपकी हो जाती है जी। यस, डेट ऑफ बुक क्लोजर। ऑब्वियसली अगर बुक्स क्लोज हो रही हैं, बुक क्लोजर्स हो रही हैं, तो फिर बुक क्लोजर की डेट लेंगे। अगर बुक क्लोजर्स नहीं हो रही तो फिर जब अप्रूव हो रहे हैं बाय BOD वो वाली डेट ले लेंगे। चलें जी, कोई नोट कर रहा है तो कर ले, नो प्रॉब्लम। किधर, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कानूनी, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस, कंटीजेंसीज रिजर्व्स, ये ऐसी रिजर्व्स हैं या कोई भी आपने कोई काम करना है, मसलन आपने कोई बिल्डिंग बनानी है उसके लिए पैसे अलहदा करके रख रहे हैं, कोई और कंटीजेंसीज के लिए आप रिजर्व करके रख रहे हैं पैसे, तो वो भी क्या कहलाएंगी, कैपिटल रिजर्व कहलाएंगी। वो स्टैट्यूटरी कानूनी उस तरीके से नहीं है, आप शामिल कर ले। मैंने तो जस्ट एक छोटी सी समरी पुरानी बनाई हुई है, ये ऊपर जो बातें की हैं वो नई बातें हैं, ये बहुत पुरानी बनी हुई है। तो कैपिटल रिजर्व में मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो क्या है, ये शेयर कैपिटल की कहानी है। क्या है, ये कैपिटल की कहानी है, ये यहाँ पर आ जाएगा, शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल रिजर्व में नहीं शामिल कर लेना, कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रीमियम बताया था और रिवैल्यूएशन सरप्लस बताया था आपको, ठीक है। और रेवेन्यू रिजर्व में नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, या फिर उनको रेवेन्यू रिजर्व भी बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। एक सवाल करते हैं, उसी के ज़रिए फॉर्मेट डिस्कस हो जाएगा, उसमें जो चेंजेस आएंगी थोड़ी बहुत वो हम बाद में कर लेंगे। लें जी, ये एक सवाल है जिसके अंदर इंशाल्लाह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 100% क्या हो जाएगी, डील हो जाएगी। फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ वसीम लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 30 जून 18। ट्रायल बैलेंस कब का है, 30 जून 18 का। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 1 जुलाई 17 दी हुई है। ट्रायल बैलेंस 30 जून 18 का दे के उसी के अंदर क्या क्या है, जैसे ओपनिंग लिखा होता है
ये वो है, मीन्स डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं हुई। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी है, वो 1 जुलाई 17 का है। शेयर प्रीमियम नज़र आ रहा है, रिटेन अर्निंग एज एट 1 जुलाई 17 है। राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 18, इतने पैसे आए हैं 420। एडिशनल इंफॉर्मेशन, लैंड एंड बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 13, द कॉस्ट ऑफ लैंड वाज 600 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2017। अ प्रोफेशनल वैल्यूएशन फर्म वैल्यूड द building at इतने million with no change in the value of land. The estimated life at acquisition was 20 years and the remaining life has not changed as a result of the revaluation. 1 जनवरी 18 पर भी नहीं, 1 जुलाई 18 पर एक दफ़ा फिर से क्या हो गई, revaluation। राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 मई 18 एट 8.5 पर शेयर। शेयर्स एट क्या हो गए, डिस्काउंट। एक ज़माने में शेयर्स डिस्काउंट के ऊपर हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं थे, अब क्या हो गए, कोर्स का हिस्सा है। इसी एडजस्टमेंट को एक और अंदाज से भी बयान किया जा सकता था। राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 में 18 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1.5 पर शेयर। इसी तरह से प्रीमियम आ जाए तो प्रीमियम को दो अंदाज से बयान किया जा सकता है कि अगर लिखा होता राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 में 18 एट ₹12 पर शेयर, 10 वाली चीज़ 12 में, और दूसरे अंदाज में लिखा हो सकता था राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 में 18 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो दोनों अंदाज से बयान किया जा सकता है। प्रॉफिट दे दिया गया है आपको, फिर कैश डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर्ड पेड ड्यूरिंग द 3 ईयर्स दे दिए गए हैं। इसमें से देख के बताना है कौन से रेलेवेंट है, कौन से इररेलेवेंट है, कौन कौन से नहीं लेने। 30 जून 17 क्या इंटरम नहीं लेना, इट मीन्स मैं इसको भी काट दूं और इसको भी काट दूं। और क्या चीज़ नहीं आनी, फाइनल डिविडेंड 19 का भी नहीं आना, इट मीन्स मैं इसको भी काट दूं और इसको भी काट दूं। ये हमारे से रिलेट नहीं करते। सबसे पहला काम तो ये कर दें। ऑन 1 इन जून 19 इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 240 मिलियन वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 20 मिलियन शेयर्स। शेयर इशू कॉस्ट ऑन दिस शेयर इज 0.3 पर शेयर। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज 2000 मिलियन ऑन 30 जून 18। या ऑथराइज शेयर कैपिटल कौन सा होता है जी? ये मैक्सिमम लिमिट होती है जो इशू की जा सकती है, इसका कोई ताल्लुक वास्ता हमारे क्वेश्चन से नहीं है। तो इससे एडजस्टमेंट को तो वैसे ही क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है जी। बनानी क्या जी, 30 जून 19 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और राउंड ऑफ वर्किंग करनी है टू द नियरेस्ट मिलियन। अब सवाल करने का अंदाज क्या होना चाहिए, पेपर की प्लानिंग करनी, डेट वाइज काम करना है, फॉर्मेट बनाना है, क्या क्या चीज़ें किस किस तरतीब से लिखनी है वो कोई बताए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। भाई ने बिल्कुल सही बताया। ओपनिंग से शुरू करेंगे, फिर डिविडेंड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, दरमियान में कोई राइट इशू आएगा तो उसको देखेंगे वो कब हुआ है, उसके बाद क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोजिंग के बाद फिर से वही वाला तरीकाकार चलेगा। अब मेरा तरीकाकार क्या है, आप ये 2-3 चीज़ें लिखेंगे, फॉर्मेट बन गया,
कॉलम बना देंगे। कौन कौन से कॉलम? शेयर कैपिटल आपको नज़र आ गया है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। इट मीन्स शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम आएगा, रिटेन्ड अर्निंग आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा और कहानी टोटल की आके ख़त्म हो जाएगी। आपने 4-5 कॉलम बना दिए। अब आप जाएंगे, सबसे पहले ये आपने लिख दिया, ये भी नहीं लिखना, आपने एंड पर जाना है, आखिरी लाइन के ऊपर क्या लिखना है? बैलेंस एट 30 जून 19। ये पहली चीज़ होगी आपकी। सबसे एंड पर आखिरी लाइन में क्या लिख देंगे? ईयर एंड वाली वैल्यू। पेपर के हाफ पे जाके आप लिख देंगे बैलेंस 30 जून 18। ये आपकी होगी दूसरी चीज़। और फिर पेपर के बिल्कुल स्टार्ट पे आप लिख देंगे बैलेंस 3 चीज़ें लिख देंगे। फिर आप अगला काम करेंगे, एक आधी लाइन, 1-2 लाइन यहाँ पर खाली रखेंगे और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिखेंगे, उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड OCI लिख देंगे। फॉर्मेट भर देना आपने। ये मुफ्त के मार्क्स हैं। ये क्या है? मुफ्त के मार्क्स। ये चौथे नंबर पे आपकी चीज़ आई। यही चीज़ आपने की यहाँ पर 5वें नंबर। ये आपकी हो गई पेपर की प्लानिंग। इसके बाद डेट वाइज काम शुरू कर देना है। इसके बाद क्या करना है? डेट वाइज काम शुरू कर देना है। आप आराम से प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन जो ये वाली एडजस्टमेंट दी हुई है, अगर कोई IAS 8 का पंगा नहीं है, अगर कोई IAS 8 का पंगा नहीं है तो फिर आप चुप करके यहाँ पे प्रॉफिट की एडजस्टमेंट जो दी हुई है 566 और 800, ये रिटेन्ड अर्निंग में जाएं और जाके डायरेक्टली लिख दें ये यहाँ पर 800 इस प्रॉफिट के सामने। और अगर IAS 8 का पंगा मौजूद है तो फिर यही 800 इस जगह पर। ठीक, इसी तरह से अगर IAS 8 का कोई पंगा नहीं है तो फिर 566 यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉफिट लिखा गया, एक एडजस्टमेंट हो गई। ये एडजस्टमेंट मुकम्मल हो गई। अब अगला काम क्या करना है आपने? ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। लैंड एंड बिल्डिंग स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में आती है? ये भी नहीं आती। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल ऑन 1 जुलाई 17 आएगा। 1 जुलाई 17 के ऊपर आप लिख देंगे, इसे पिक करेंगे 1200 को उठा के शेयर कैपिटल में 1 जुलाई 17 पे लिख दिया 1200, लिखा गया। नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है? शेयर प्रीमियम भी दिया हुआ है, ये भी उसी डेट का ही है, कोई चेंज नहीं है। 70 चले मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1 जुलाई 17। 210 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? ये क्या है? लॉसेस की वजह से हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है रिटेन्ड अर्निंग का। 210 ये नेगेटिव में लिखा गया और बस बात खत्म हो गई। ओपनिंग बैलेंसेस लिखे गए। नेक्स्ट एंट्रीज, इस एडजस्टमेंट को क्या किया हमने? साइडलाइन किया। ये एडजस्टमेंट किसकी थी? रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड थी, PPE से रिलेटेड थी। स्टूडेंट अक्सर औकात क्या करता है, इस तरह की एडजस्टमेंट बड़ी फेवरेट होती है, रीवैल्यूएशन की खास तौर पे शुरू हो जाता है। पहले बाकी साल मुकम्मल कर दें। ये एक एडजस्टमेंट है, हो गई तो हो गई विद इन ड्यू टाइम, नहीं तो पेपर पासिंग मार्क्स क्या कर चुके होंगे आप? ले चुके होंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ है? राइट इशू कब हुआ है? 1 मई 18 को। मीन्स 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई 17 के बाद क्या आएगा? फाइनल डिविडेंड 2000 कौन से साल का? 18 का। पहले कौन सा आना है? 17 का। फाइनल डिविडेंड 17 का कितना है? 11%। आप ये 11% कैश उठाएंगे और सबसे पहले लिख देंगे
यहाँ पर 11% आ गया जी, यहाँ पर आ गया 11%। ये डेट तो लिखनी नहीं है, डेट बेटा लिखनी नहीं है, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में डेट नहीं लिखी जाती, बस टाइम देखना है कहां पे लिखना है आपने। यहां पे ओपनिंग आ गया, ओपनिंग के फौरन बाद क्या आ रहा है, फाइनल डिविडेंड आना है, डेट नहीं लिखनी है, इसके अंदर डेट नहीं लिखी जाती है, जस्ट डेट को देखना है। एंट्री क्या हो जाएगी, 1200 ज़रब 11, ये शेयर कैपिटल हो गया, इसका 11% आ गया, एंट्री बतानी है आपने मुझे, मैं छुपा नहीं सकता कुछ। एंट्री, व्हाट इज द एंट्री ऑफ कैश डिविडेंड, और लिखी भी हुई है, ओ है केड़ी एंट्री है भाई, डिविडेंड के डई, हाँ रिटेन अर्निंग में से जाएगा तो एंट्री सही बोलो ना, रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट या रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये एक एंट्री है, एंट्री बोलनी है, डिविडेंड कोई एंट्री नहीं है। उदारा एंट्री सही लिखनी है। क्या यही वाला टॉपिक आपको जो जनरल एंट्रीज पूछ सकता है, बताएं, जनरल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं ऐसी टॉपिक की, बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, उसमें ये पूरी स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी वर्किंग में चली जाएगी। शेयर कैपिटल का कॉलम किस में चला जाएगा, वर्किंग में चला जाएगा, क्योंकि सारा का सारा बेस कौन सा चीज कर रही है, शेयर कैपिटल पे बेस कर रही है पूरी एंट्रीज। तो एक कॉलम बस चाहिए होगा शेयर कैपिटल का, या फिर दूसरा कॉलम शायद शेयर प्रीमियम का चाहिए हो, और कोई कॉलम नहीं चाहिए वर्किंग के लिए। एंट्री क्या हो गई, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट या रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और रिटेन अर्निंग के कॉलम में से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन सब की नेचर क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट में डेबिट एंट्री आई है, लिहाजा ये क्या हो गई, माइनस हो गई। क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है, लेस होता है, और क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड होता है। लें जी, नेक्स्ट एंट्री कौन सी आएगी, अब आपकी ये वाली एंट्री हो गई है, कौन सा साल कर रहे हैं, 30 जून 18, 30 जून 18, इंटरिम डिविडेंड 30 जून 17 वाला आपने दे दिया होगा रफली कोई सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर 17 को, हाफ ईयर से पहले पहले। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 18 का पहले आएगा या राइट इशू पहले होगा, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है, हाफ ईयरली अकाउंट्स के मुताबिक हुआ है, और हाफ ईयर इसका मतलब है 31 दिसंबर को होता है, और 31 दिसंबर के फौरन बाद होगा। इंटरिम डिविडेंड 18 का कौन सा है जी, 1 शेयर फॉर एवरी 6, हर 6 के बदले 1 परसेंटेज होगी, 1/6। आपने जो सा भी शेयर कैपिटल आ रहा हो उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1200 ज़रब 1/6 क्या आ गया, 200। चलें जी, बताएं एंट्री क्या होती है इंटरिम डिविडेंड की और बोनस की। रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटेन अर्निंग में से कम कर दें और शेयर कैपिटल में बढ़ा दें, ये भी हो गई। नेक्स्ट, उसके बाद क्या राइट इशू हो रहा है हमारे इसी साल में, 1 मई 18 को, कितने पे, 8.5 पर शेयर। इसके पैसे कितने आए हुए हैं, राइट शेयर्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 18 कितने पैसे हैं, 420। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री बना दें, रिवाइज ही हो जाएगी जी। कैश डेबिट जी, याद है ये एंट्री तो सबको आती है, कैश डेबिट हो गया कितने से, 420 से कैश डेबिट हो गया, कैश डेबिट। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कितने से,
400 से, 350 से, 370 से। देख लेना बेटा, प्रीमियम पे नहीं इशू कर रहा। ना करें, आपकी मेहरबानी होगी, गलत कर रहे हैं। 420 रुपया तो कैश आया है बेटा। क्या है? शेयर प्रीमियम तो आना ही नहीं है, 420 कैश आया है, और 420 कैश आया है, 8.5 रुपए के हिसाब से आया है। किसके हिसाब से आया है? 8.5 रुपए के हिसाब से आया है। तो बताओ अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे? 420 को 8.5 से डिवाइड करो ना, 49.44 मिलियन शेयर्स आपने इशू किए। 49.44, 420, 494.1 या 494.4, 420 तकसीम 8.5 सही है। ये 41 है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? शेयर कैपिटल 49.41 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 494 मिलियन, राउंड ऑफ करना है मिलियंस में, नीचे लिखा हुआ है। तो व्हाट शुड बी डेबिटेड? व्हाट शुड बी डेबिटेड? शेयर प्रीमियम क्यों आना है? सो व्हाट? आपको क्या पता माइनस में है? पूरा साल कमाया नहीं है, पूरा साल कमाया नहीं है। कितना कमाया? 566 कमाया पूरा साल में। मई के एंड पर जाके कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो नेगेटिव में है? और शेयर प्रीमियम क्या नाम है? शेयर जनाब मैं क्या कह रहा हूं, राइट इशू हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? राइट इशू हो रहा है। राइट इशू के अंदर क्या करना है? डिस्काउंट पहले शेयर प्रीमियम में सेट होगा, पक्का शेयर प्रीमियम सेट होना है, बिल्कुल, वेल डन। तो कितना शेयर प्रीमियम कर दूं? कितना पड़ा हुआ है? जितना पड़ा हुआ है सिर्फ उस पर सेट करना है। कितना है? 70 पड़ा हुआ है, लें जी उड़ा दिया 70, बाकी कितना आएगा? रिटेन्ड अर्निंग कितना? बस 4, वेल डन। जो आपका एंट्री के अंदर आ जाएं, जो डिस्काउंट की एंट्रीज हैं, शेयर इशू एट डिस्काउंट, शेयर इशू एट डिस्काउंट किधर गया? यस, बैंक डेबिट होगा। अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे आप? शेयर प्रीमियम को ऐड करेंगे। पैसा ख़त्म हो गया तो रिटेन्ड अर्निंग को ऐड करेंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक में 420 डेबिट, 70 डेबिट, 4 डेबिट और शेयर कैपिटल 494 क्रेडिट। डन। नेक्स्ट एंट्री, ये अब आपकी पोस्टिंग होगी 494, 70, 4। आपका टोटल आ जाएगा 1894। शेयर इशू एट डिस्काउंट की एंट्री हमने इस क्वेश्चन में देख ली। नेक्स्ट एंट्री 1894 के बाद अब क्या करनी है? अब 17 का 17 का तो हो गया, अब 18 का फाइनल डिविडेंड देना है। 18 का फाइनल कौन कौन सा है जी? अब ये दो हैं, क्या करेंगे? पहले कौन सा होगा? एक ही शेयर कैपिटल की वैल्यू के ऊपर दोनों परसेंटेजेस लगेंगे, कोई दो आगे पीछे जो मर्जी लिख दो। कैश डिविडेंड है और बोनस है। बोनस की एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, और कैश की एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट या डिविडेंड पेबल क्रेडिट। यह आपने जल्दी जल्दी कर दिया। 1894 189 आ जाएगा, 1894 का 5% 95 आ गया। इसकी एंट्रीज पहले से हो चुकी हुई हैं, दोबारा से रिपीट
नहीं होनी। लेकिन नेक्स्ट एक और चीज़ हुई है, और क्या हुआ जी? नेक्स्ट क्या चीज़ आनी है? इंटरिम डिविडेंड 19 का 8%, और जून 19 पर जाके एक और शेयर्स इशू हो रहे हैं। ये 8% में ये दोनों ऐड करेंगे और इसकी परसेंटेज लेंगे 8%। आपका एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि ये क्या था? बोनस था। आखिरी एंट्री रिवीजन की, इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? जून 19 पर इक्विपमेंट जिसकी फेयर वैल्यू 240 मिलियन है, ये एक्वायर किया हमने 20 मिलियन शेयर्स इशू करके। कितने शेयर्स? 20 मिलियन शेयर्स इशू किए। शेयर इशू कॉस्ट भी थी इन शेयर्स के ऊपर 0.3 पर शेयर। 0.3 शेयर प्रीमियम में से माइनस कर देंगे, वेल डन। पर शेयर माइनस कर दिया। पहले कर दोगे या पहले एंट्री करोगे? एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? आपका कैश नहीं आया, आपके पास इक्विपमेंट आया, उसको फेयर वैल्यू पे लिखना है 240 मिलियन। आपने ये सोचना है कि आपके पास कैश आया 240 का। शेयर कैपिटल आपने 20 मिलियन को ज़रा 10 किया, 200 से क्रेडिट करेंगे और बाकी का किस में ले जाएंगे? शेयर प्रीमियम में। 40 का शेयर प्रीमियम में चला जाएगा। और शेयर इशू कॉस्ट शेयर प्रीमियम में से जाएगी पहले नंबर पर, और अगर शेयर प्रीमियम ख़त्म हो गया तो फिर रिटेन अर्निंग में से। शेयर प्रीमियम कितना हो गया? 20 मिलियन शेयर्स हैं, ज़रब 0.3 पर शेयर 66, और ये कैश को क्रेडिट कर दें। अब प्रेजेंटेशन करते हुए आप इसको दोनों को नेट ऑफ भी कर सकते हैं। 40 में से 6 माइनस कर दें, या 40 को अलहदा से लिख दें, 6 ब्रैकेट में लेस कर लें। इट्स अप टू यू। ऊपर कहाँ पे बेटा? क्या? हाँ हो सकता है कैश क्रेडिट कर दें, इकट्ठी कॉम्बो एंट्री पास कर लो। मैंने तो रोका एंट्री बनाते हुए, नो प्रॉब्लम जी बेटा। कितना है? यस। कैसे पता चला? आपकी इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? अगर आप मार्केट से ये इक्विपमेंट खरीदते तो कितने का खरीदते? अब आपके पास वही इक्विपमेंट आ गया मुफ्त में। आपने शेयर्स कितने इशू किए? 20 मिलियन शेयर्स इशू किए। इक्विपमेंट 240 का लिया, आपके पास कैश नहीं था। आपने उस सप्लायर को कहा भाई मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास मेरे कंपनी के शेयर्स हैं, वो तुम ओनर बन जाओ उसके, मैं अपने शेयर्स इशू कर देता हूँ, 20 मिलियन शेयर्स आपको इशू कर देता हूँ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। ठीक, वो मान गया, 20 मिलियन शेयर्स उसने ले लिए, तो 20 मिलियन की फेस वैल्यू 10 रुपये। ओवर एंड अबव जो भी हो वो क्या कहाँ पर जाता है? शेयर प्रीमियम में। ठीक, ये एक कैश फ्लो के पास पेपर की एक एडजस्टमेंट है। कैश फ्लो के चैप्टर में एक पास पेपर में ये वाली एडजस्टमेंट आई थी, वो मैंने यहाँ पर खींच कर ले आया हूँ। ठीक, एंट्री तो सब जगह पे एक ही होती है ना, या कोई 2-4 एंट्रीज होती हैं, उधर कुछ और होगी इधर कुछ और होगी, एक ही एंट्री होती है क्या? यस यस ऑब्वियसली। अगर आपकी फेयर वैल्यू होती 180 तो फिर आपने क्या करना था?
अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता होता तब माइनस कर देना था, अगर नहीं करता होता तो फिर रिटेन अर्निंग को उड़ा देना था। वही वाला रूल, एक ही रूल है तमाम जगहों पे, एक ही रूल है। जब लॉस हो रहा हो इस तरह के ऊपर शेयर इशू के वक्त, कोई भी किसी भी किस्म का लॉस है, डिस्काउंट है, शेयर इशू कॉस्ट है, सब जगहों पर एक ही रूल है। पहले किसको देख लो, शेयर प्रीमियम अगर मौजूद है तो ठीक, नहीं है तो रिटेन अर्निंग। ठीक, यहां पर ऊपर 70 मौजूद था, हमने क्या किया था, 70 को उड़ा लिया था और बाकी का 4 रिटेन अर्निंग में ले गए थे। यहां पर शेयर प्रीमियम आ गया था, लिहाजा शेयर प्रीमियम को खत्म कर लिया, ना आता तो फिर किधर ले जाना था, रिटेन अर्निंग। चलें, आपकी बात भी, फेयर वैल्यू कितनी थी 180 और आपने शेयर इशू कर दिए कितने, 20 मिलियन। एंट्री बनाएं, क्या बनेगी, इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा कितने पर, 180 पर, शेयर कैपिटल 200 से 20। अब आपके पास रिटेन अर्निंग है, शेयर प्रीमियम नहीं है। रिटेन अर्निंग में उड़ाएंगे क्योंकि शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करता। अब शेयर इशू कॉस्ट भी कहाँ पर से उड़ाएंगे, रिटेन अर्निंग से ही उड़ाएंगे क्योंकि शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करता। फिर ये एंट्री बनेगी। अगर फेयर वैल्यू कितनी होती, 180 होती। लें जी, यहां पर क्या आ गई आपकी, राइट इशू आ गया 200 शेयर कैपिटल में, 40 शेयर प्रीमियम में। शेयर प्रीमियम में से ही शेयर इशू कॉस्ट क्या कर दी हमने, माइनस कर दी। एंड दैट्स ऑल द गेम फॉर दी व्हाट, आपने डिविडेंड डील कर दिए, आपने शेयर्स इशुएंस को डील कर दिया, आपका ज़रा सा भी इशू नहीं हुआ, आपका साइड पर रिवैल्यूएशन सरप्लस एज इट इज़ पड़ा हुआ है, वो स्टैंड कर रहा है, कोई चक्कर ही नहीं है, हमने छड़ा भी नहीं है, बाकी सारा सवाल हो गया। तो इसी तरह से कोई भी दूसरी एडजस्टमेंट आ जाए, IS 8 की आ जाए, आप छेड़ें भी ना तो आपकी डिविडेंड की डिस्कशन आराम से हो सकती है, प्रॉफिट्स आप आराम से लिख सकते हैं, राइट इशू, बोनस इशू आराम से लिख सकते हैं, और आराम से क्वेश्चन में से इजी मार्क्स क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एंड पर जाएं, बिल्कुल वर्किंग बनाएं। मेजोरिटी मेरा ख्याल ऐसी वर्किंग बनाती होगी, क्यों जी, ऐसे ही बनाते हैं ना डिवैल्यूएशन की वर्किंग, या किसी और तरह से बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं ना। ये भी रिवाइज करवा दूं या आगे चलें, करवा दें, चलें जी। लैंड एंड बिल्डिंग किस तारीख पर आई, 1 जुलाई 13 पर आई। कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी थी, 600 मिलियन। 1 जुलाई 17 पर क्या हो गई, 1840 की रीवैल्यू हो गई। कोई चेंज लैंड की कॉस्ट में, वो उसमें वैल्यू में नहीं है, विद नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड थी जी, लैंड तो डेप्रिसिएशन नहीं होती है। लैंड एंड बिल्डिंग 2600 की थी लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें से 600 की क्या थी, लैंड, तो 2000 की क्या होगी, बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन क्या होगी, बिल्डिंग। द एस्टिमेटेड लाइफ एट एक्विजिशन वाज 20 years एंड द रिमेनिंग लाइफ हैज नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन। आप क्या करेंगे, कैसे वर्किंग बनाएंगे। 1 जुलाई 13 को खरीदी थी, क्या डेप्रिसिएशन 14 की करेंगे पहले, फिर 15 की, फिर 16 की, फिर 17 की, ऐसे करेंगे, या कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ज़रिए जंप इन कर जाना चाहिए 1 जुलाई 17 पर, यानी 30 जून 16 पर आपको जंप इन करना चाहिए। कॉस्ट कितनी, 2000 के ऊपर डेप्रिसिएशन होनी है, 2600 में से 600 लैंड की है, 600 लैंड की है, ठीक है। तो हम पैरेलल में लिख लेते हैं लैंड, और उसके साथ ही क्या लिख देते हैं, बिल्डिंग। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप बनाएंगे 2000 - 0 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कितने साल,
ख़रीदा कब था? 1 जुलाई 13 को। 30 जून 14 पहला साल, 30 जून 15 दूसरा साल, 30 जून 16 तीसरा साल, मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए। चेक करें सही वैल्यू आ रही है या नहीं आई, या मैंने डेट्स वगैरह चेंज कर दी हुई हैं। 4 साल होंगे। 1 मिनट, ख़रीदा कब था? क्योंकि 1 जुलाई 13, 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16, 30 जून 17, ठीक है जी, 4 साल, बिल्कुल ठीक हो गया जी, वर्किंग सही है। 4 साल क्या आ गई? आप पहुंच गए WDV 1600 पर। इस वक्त एसेट रीवैल्यू हो गया 1840 पे चला गया, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है, एसेट बढ़ गया, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिट। यहाँ पर आपको फौरी तौर पर रिमेनिंग लाइफ लिख लेनी चाहिए है। नेक्स्ट आपका 1840 तकसीम 16 होगा, इसी तरह से 240 तकसीम 16 होगा। आपकी वैल्यू आ गई 115 और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गई 15 की। नेक्स्ट WDV आई आपकी 1725 और 235, और 1 जुलाई 18 पर फिर से क्या हो गया? एसेट रीवैल्यू होकर कितने पे चला गया? 1635 पर। ये आपकी आ गई रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड्स। एसेट ने पहले क्या करना है? डाउन होना है, और पहले इसने सरप्लस को खाना है। अगर सारा खा लिया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अगर ना खाया गया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस एज इट इज़ बच जाएगी। 30 जून 19 हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सरप्लस की ज़रूरत है। आप इस 145 को रिमेनिंग लाइफ पर क्या कर दें? डिवाइड कर दें। 145 डिवाइड बाय 15, आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, और आपका क्लोजिंग आ जाएगा 136। ये वाली वैल्यू जाती है OCI में, और ये वाली वैल्यू जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो तो। ठीक, इसी तरह से ये रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड जो हुआ है, ये वाली वैल्यू जाएगी OCI में फॉर द ईयर की, और ये वाली वैल्यू जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरह से ये वाली नहीं, ये 30 जून के ऊपर ईयर एंड के ऊपर ये वाली वैल्यू जा रही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ये पूरा कॉलम आपका जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। 240 को उठाएंगे और ले जाएंगे कहाँ पर? OCI में अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम के सामने, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, क्या होती है जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। सरप्लस में से निकाल दो और रिटेन्ड अर्निंग में लिख दो 15 इधर से निकलेगा और इधर जंप इन करके ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में पहुंच जाएगा। ये 225 CD आ गया, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना चाहिए। अगले साल आपका 90 OCI में आया, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 9 की थी, ये इधर से ट्रांसफ़र हुई, एंड दैट्स ऑल। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा। कितनी एडजस्टमेंट्स की हैं अभी तक हमने? एंटी वाइज, अब जनरल एंटी से रिवाइज करवानी है मैंने। कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। लें जी, शेयर इशू एट पार, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर इशू एट प्रीमियम, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ये फिर किसी और सवाल में इंशाल्लाह आ जाएंगी एंट्रीज। ये वाली एंट्री हमने देख ली है। शेयर इशू कॉस्ट की एंट्री हमने देख ली है। शेयर प्रीमियम डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट अगर प्रीमियम ख़त्म हो गया, और कैश या बैंक क्रेडिट। अगर आपको आ गई थ्योरेटिकल डिस्कशन, क्या आ गई?
थ्योरेटिकल डिस्कशन। तो आप ये वाली कहानी लिखेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डिस्काउंट ऑन शेयर इशू आर नेवर डायरेक्टली charged to profit and loss. Usually the share premium account is debited and the retained earnings are debited only if there is no balance or not enough balance in the share premium account. 2-4 दफ़ा पढ़ें, एक दफ़ा लिखें, क्या हो जाएगी, एंट्री के हिसाब से ये चीज़ याद हो जाएगी इंशाल्लाह। कैश डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट जब ये अप्रूव होता है, और डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट जब ये पेड हो जाता है। यहां पर 2 एंट्रीज हैं जी, बोनस इशू एज डिविडेंड एंड बोनस नॉट एज डिविडेंड। अगर डिविडेंड के तौर पर, जैसे अभी क्वेश्चन में हिंट था कि ये डिविडेंड दिया गया है, तब आपने क्या एंट्री पास करनी थी, ये वाली। और अगर आ जाए नॉट एज डिविडेंड, वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है, जब जस्ट आपको लिखा हुआ हो मिले कि बोनस इशू किया गया है, कोई ऐसी बात ना की गई हो कि ये डिविडेंड है, तो फिर क्या होगा, ये नॉट एज डिविडेंड। इसका भी रूल वही है कि शेयर प्रीमियम क्या होगा, पहले नंबर पर आएगा, शेयर प्रीमियम ख़त्म हो जाए तो क्या आएगा, रिटेन्ड अर्निंग, और फिर क्या आएगा, शेयर कैपिटल। सेम रूल, शेयर प्रीमियम डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। In case bonus issue is made as dividend, retained earnings are debited. However, for bonus issue other than as dividend, it is common to utilize the balance of share premium account first. ये स्टडी टेक्स्ट में इंग्लिश कुछ इस किस्म की लिखी हुई है, और इसके ऊपर स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पूरी एग्जाम्पल मौजूद है, 7 या 8 नंबर है। बेटा देख के बताना कौन सी एग्जाम्पल है, नोट एज डिविडेंड की। बुक दिखाना, एग्जाम्पल का रेफरेंस दे दूं, बच्चे पढ़ लेंगे जाके। एग्जाम्पल नंबर 5 है जी, गालिब लिमिटेड, 4 भी है, जाजिब लिमिटेड, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। मैंने आपको कहा था स्टडी टेक्स्ट में से वो क्या करता है, पूछ लेता है एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5, जाजिब लिमिटेड एंड गालिब लिमिटेड। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इस वजह से मैं लंबी चौड़ी कहानी स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर रहा, रूल सेम ही है, जस्ट चेक कर लीजिएगा इसे। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट, अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना हो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज होती है। और ये 2 एंट्रीज़ हैं आपकी, एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, रियल सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, और अगर एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए तो भी आपको सरप्लस ट्रांसफ़र करना होता है, रियल सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। लें जी, ये जनरल एंट्रीज मुकम्मल हो गई। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। एक और अच्छा सवाल है, काशिफ लिमिटेड, ये अगर
सेशन के एंड पर टाइम बच गया तो फिर करेंगे डिस्कस, अदरवाइज जस्ट आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ अच्छी करवानी थी, शेयर प्रीमियम कहाँ पर एग्जिस्ट करता हो। यस, करवा देते हैं। शेयर प्रीमियम की बात ही ना की हमने, शेयर प्रीमियम की कैलकुलेशन ही ना की हमने। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर दें जी। एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था ये मैं देख के बता देता हूँ। 990 था जी। क्या था जी? 990 था जी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इस तारीख के ऊपर। इसकी कैलकुलेशन कर दें जल्दी जल्दी। क्या लें, जनरल एंट्री बना लें? नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इस तारीख पर था 990 मिलियन का। 11 बज रहे हैं, 2 घंटे रेशो के लिए चाहिए जी। हाँ, तो ये वाली करके ब्रेक होगी, बिल्कुल होगी। दूसरे टॉपिक से पहले ब्रेक होगी इंशाल्लाह। चाय शाय पी लीजिएगा, नो टेंशन, ताज़ा दम हो जाइएगा। I need just journal entry from your side. %20 हुआ है और फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ रही है। 990 शेयर कैपिटल था। सही तरह से पढ़ो ना शहजादे, क्या हुआ? वो मुश्किल नहीं है, आसान है, फील इजी। इजी फील करोगे तो बात बनेगी। मुझे तो लग रहा है मुझे करवा देना चाहिए, मुझे तो ऐसे फीलिंग आ रही है। $990 शेयर कैपिटल है इस तारीख से पहले। डिविडेंड था, बोनस इशू हुआ था, वो इससे पहले आ रहा था 90 का। ओरिजिनल शेयर कैपिटल 900 था, उसमें 90 जमा हो गया था। जनरल एंट्री की बात करते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे समझ नहीं लगती है। जुबानी बाकी सारा काम कर लेते हो, जनरल एंट्री इंसान बोल दे तो वही वाली वैल्यूज आती नहीं है। आ गया जी। 990 शेयर कैपिटल था। शेयर प्रीमियम कितना आया जी? वेल डन। 198 शेयर कैपिटल आ गया, गुड हो गया जी। लें जी, बाएं हाथ का, दाएं हाथ से खेल लेना। 990 शेयर कैपिटल था। इसका सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप पहले नंबर पर क्या करो, एंट्री लिखो, कैश डेबिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। आपको पता चल रहा है 18 रुपए पर इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 8। ठीक, जो इस तारीख से पहले शेयर कैपिटल है ना, आप क्या करो, 990 को जस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 990 को जस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? शेयर, और शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, शेयर कैपिटल की, और शेयर प्रीमियम बाद में आएगा। कितना आया? ओए 198, 990 का
20% 198 ही होता। अब ये 198 आ गया है, इस 198 को तकसीम कर दो फेस वैल्यू से जो सी भी आ रही है, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। 19.8 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं, इसको शेयर प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जमा कर दोगे तो कैश आ जाएगा। ठीक, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलहदा से लिख दें, शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट 3 से, और नेट कर दें। अगर आपने चेंजेस इन इक्विटी करनी है तो इन दोनों को बेशक क्या कर दें, नेट कर दें। 158.4 में से 3 को क्या कर दें, माइनस कर। ये फास्टेस्ट वे आउट इसको डील करने का ये है। दूसरा तरीका कार है, पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो। पहले नंबर पर शेयर्स एग्जिस्टिंग कैलकुलेट करो, 990 तकसीम 10 इज इक्वल टू 99। फिर न्यू शेयर्स कैलकुलेट करो, 99 का 20% 19.8। फिर एंट्री बनाओ 19.8 ज़रबे 10 और 19.8 ज़रबे 8। ये शेयर कैपिटल का, ये शेयर प्रीमियम का, और बैलेंसिंग वंस अगेन क्या आएगा, कैश। ये दूसरा तरीका कार है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपने कौन सा ऑप्ट करना है। मुझे तो बड़ी स्पीडीली ये डायरेक्टली कैलकुलेट होता हुआ नज़र आता है किसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, कि यहाँ पर आपका क्या था, 990 शेयर कैपिटल था। इस 990 को आपने 20% से मल्टीप्लाई किया, 198 आया, आपने शेयर कैपिटल में लिख दिया। इस 198 को 10 से तकसीम किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, 158 आया, आपने शेयर प्रीमियम में लिख दिया। और शेयर इशू कॉस्ट बेशक यहीं से ही 3 माइनस कर दें, कहानी ख़त्म। आपकी चेंजेस इन इक्विटी में बड़े आराम से डीलिंग हो जाएगी। शेयर कैपिटल की और शेयर एट डिस्काउंट की एंट्री हो गई, शेयर एट प्रीमियम की एंट्री हो गई, प्रीमियम का क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। शेयर इशू कॉस्ट की बात हो गई कि उसने क्या होना है, शेयर प्रीमियम डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट होना है। आए जी, कुछ छोटी छोटी सी बातें मज़ीद रिवाइज करते हैं। ये इसका 2 तरीक़ेकार लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं राइट इशू के। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो जहन में होनी चाहिए पेपर में जाने से पहले, कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है ये आप दे सकते हैं जो बीओडी रिकमेंड करता है, ये मैक्सिमम लिमिट है। मेंबर्स जो हैं इससे रिड्यूस कर सकते हैं पैसों को, इससे बढ़ा नहीं सकते। तो एज रिकमेंडेड बाय बीओडी, ये हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है। एनी डिविडेंड मे बी पेड बाय कंपनी इन कैश ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सेप्ट अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये भी एक छोटी सी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू गेन में से डिविडेंड नहीं दे सकते। इसी तरह से रिवैल्यूएशन सरप्लस में से भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। अगर आपको ये वाली परसेंटेज वगैरह इकट्ठी दे दी जाए तो आपने एक ही शेयर कैपिटल के ऊपर उठा के क्या कर देनी है, परसेंटेज लगा देनी है, अनलेस एंड अनटिल कि आपको कोई चीज़ बताई जाए कि ये वाले शेयर्स को आपने शामिल करना है, ये वाले शेयर्स को शामिल नहीं करना। ये आ गई डेट ऑफ डिविडेंड की कहानी, सिचुएशन आ गई जो कि एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। अगर होगा फाइनल डिविडेंड और ये डिक्लेयर और पेड होगा एज पर जनरल मीटिंग में, तो डेट ऑफ जनरल मीटिंग आएगी। अगर इंटरिम डिविडेंड होगा बीओडी अप्रूव कर रही होगी, अगर तो बुक क्लोजर्स हो रहे हैं तो
बुक क्लोजर्स के वक्त। अगर बुक क्लोजर नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे, डेट ऑफ अप्रूवल बाय द BOD या फिर अनाउंसमेंट डेट, ये राइट चॉइस होगी। ये होगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की रिवीजन। आप लोग क्योंकि कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और ब्रेक करते हैं हम। कितने मिनट की करनी है, 5 या 10? 10 मिनट। 11:15 पे मुलाकात होती है। ठीक है जी।